वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 to 4 अच्छे से क्लियर अप हो गए होंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नाउ हम आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म। 5th चैप्टर है। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये चैप्टर आपके 15 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत रेयरली एक आधा क्वेश्चन आता है, हाँ, बट 4 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे 4 नोट में कुछ भी पूछा जाता है, लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, प्लगिंग बैक ऑफ शेयर्स, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो 4 मार्क्स के लिए आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना बहुत ही नीडेड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके पास 3 टाइप के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म। आपको पता ही है लॉन्ग टर्म किस लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो मोर देन 5 पीरियड्स एक्सीड करते हैं, जो आपके अरेंज करते हैं आपके फंड्स को। साथ ही साथ आपकी इंक्लूड करता है लाइक परचेज ऑफ फिक्स, लाइक लैंड, बिल्डिंग परचेज, फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, जिनकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करंट एसेट में नोन एज परमानेंट वर्किंग कैपिटल की होती है, जिसको हम लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट कहते हैं। और लॉन्ग टर्म सोर्सेज हम ये भी कह सकते हैं लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। मीडियम टर्म्स वो होते हैं जो 1 to 5 ईयर्स के अंदर होते हैं। और लाइक मीडियम टर्म आप रिप्लेस कर सकते हो लाइक मशीनरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो बैंक और पब्लिक डिपोजिट्स, इनको हम मीडियम टर्म में ही इंक्लूडेड करते हैं। शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है 1 और 1 साल के लिए, जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती हैं, डेली के रॉ मटेरियल्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, लेवल ऑफ सेल्स हो गया, इंक्रीज इन डिमांड हो गई, सीजनल इंक्रीज होना सेल में, हायर लेवल ऑफ कैश, इन्वेंट्री रिसीवेबल, इनको हम शॉर्ट टर्म कहेंगे। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि एडवांसेस फ्रॉम बैंक या एडवांस कस्टमर, क्रेडिट परचेज या कमर्शियल पेपर्स, इनको हम शॉर्ट टर्म में कंसिडर करते हैं। तो जो भी फाइनेंशियल जो आपकी लॉन्ग टर्म है वो आपकी मीट करता है आपकी लॉन्ग टर्म सोर्सेज को, मीडियम टर्म आपके मीडियम टर्म को, और ये सारे परफेक्ट मैच है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड जो भी आपके हुए हैं, आप प्रेस कर सकते हो। और ये सारे प्रिंसिपल एंगेज आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, क्योंकि जो भी शॉर्ट टर्म होते हैं वो आपकी परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स के लिए होते हैं, पर आपकी लिक्विडिटी को डिक्रीज कर देते हैं, तो एक प्रॉम्प्टली पेमेंट के लिए प्रॉब्लम राइज हो जाती है। सिमिलरली कुछ ऐसे फंड हैं जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज के लिए आर यूज़ कर सकते हो आप शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स के लिए, जिसको आइडियल कर सकते हो और जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर एक प्रॉपर बैलेंस बनाता है ओन्ड कैपिटल में और बोरोड कैपिटल में। जब भी आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से मीट करते हो फ्रॉम इक्विटी रिजर्व, इक्विटी कैपिटल रिजर्व, तो जो बिजनेस है वो आपको बेनिफिट देता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ऑन दी अदर हैंड अगर आप प्रपोर्शन करते हो अपनी बोरोड कैपिटल का, तो आपको डिजायर्ड नॉर्म्स मिलते हैं, एक हाई बर्डन होता है फिक्स इंटरेस्ट चार्ज होने का, एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखता है, मेंटेन करके रखता है आपकी ओन्ड कैपिटल को एंड बोरोड कैपिटल को। नाउ सोर्स ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आपको ओन्ड कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल, जैसे बताया, ओन कैपिटल वो होती है जो ओनर होता है बिजनेस का और इंक्लूड करता है अपने इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड प्लगिंग बैक ऑफ शेयर्स। बोरोड कैपिटल कौन सी होगी, लाइक डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लीजिंग। मीडियम टर्म कौन से होगा, लाइक पब्लिक डिपॉजिट्स, कमर्शियल बैंक से। ठीक है। शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर, ट्रेड क्रेडिट एंड कमर्शियल पेपर एंड एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स, और कुछ एक्रूड एक्सपेंसेस। इन सारे ये फाइनेंस है और हम इन्हीं को अब एक्सप्लेन करेंगे आने वाली वीडियो में, आगे वाली वीडियो में। नाउ सबसे पहले लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपको सबसे पहले पता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर आर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप कैपिटल इन द कंपनी। और जो इक्विटी शेयर्स को होल्ड करते हैं वो लीगली ओनर होते हैं कंपनी के, उन पे कोई क्लेम नहीं होता ऑन इनकम, वो एसेट होती हैं कंपनी के, साथ ही उन्हें वोटिंग पावर भी होता है। और ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमाइज वैल्यूम कर सकते हैं अपनी इक्विटी शेयर की। ओनर होते हैं कंपनी के तो वो रिस्क भी बियर अप करेंगे और एंटाइटल करेंगे कि डिविडेंड हम किसको देंगे, आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड को देंगे, तब उन्हें डिविडेंड एंटाइटल्ड होगा। जो रेट ऑफ का डिविडेंड होता है वो शेयर्स का वो फिक्स नहीं होता, वो डिपेंड होता है कि आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट और इंटेंशन कितनी है डायरेक्टर्स की। ठीक है। और जो हायर रेट होती है डिविडेंड की वो प्रोस्पेरिटीज में होती है। और ऑल्सो ये देखना, जो रिस्क है उस पर डिविडेंड का कोई भी काम नहीं होता। जब भी कंपनी वाउंड अप होती है तो ये क्लेम कर देता है जो भी एसेट्स लेफ्ट रहेंगी पेमेंट के लिए वो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को क्लेम नहीं होंगे, वो इंक्लूडेड होंगे इस चीज़ में। ठीक है। उसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप बहुत अच्छे से जानते हो रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनके पास एक क्लेम होता है इनकम ऑफ द कंपनी। क्लेम ऑफ इनकम मतलब कोई अगर
कोई भी इनकम होती है लेस होती है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेस या डिविडेंड में, तो कंपनी जो भी सफिशिएंट इनकम बचेगी तो इक्विटी शेयर लीगली फोर्स नहीं कर सकते कंपनी को डिविडेंड पे करने के लिए। पेमेंट ऑफ डिविडेंड तभी डिपेंड करती है जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्रीट करेंगे। डायरेक्टर्स के पास राइट है ये डिसाइड करने का कि कौन सी प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, और प्लगिंग बैक ऑफ जो रिटेन अर्निंग है, जो प्लगिंग बैक ऑफ रिटेन अर्निंग का प्रोपोर्शन, ठीक है। और जो भी हमारे इक्विटी शेयर है वही रिवाइज करेंगे हमारे बोनस शेयर को किस फॉर्म में रिसीव करना है लेटर, ठीक है। नाउ एसेट्स के ऊपर भी क्लेम होता है, कैसे होता है, क्योंकि जब इक्विटी शेयर्स के पास क्लेम है ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो रेसिडुअल, क्योंकि जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाती है और प्लस हमारे डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब उस इक्विटी शेयर को पेमेंट मिलती है। अगर कुछ भी लेफ्ट रह जाता है इक्विटी शेयर से, कुछ भी क्लेम रह जाता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को अपनी सेफ्टी देनी पड़ेगी अपने क्रेडिटर्स को, और जो रिमेन अनपेड रह गए हैं तो उनको अपनी एसेट्स भी रखनी पड़ेगी। राइट टू कंट्रोल जो भी ओनर होते हैं कंपनी, मतलब इक्विटी शेयर के पास फुल राइट होता है अपनी कंपनी को कंट्रोल करने का, वो कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को इनडायरेक्टली भी। और जो कंपनी के मेजर पॉलिसीज और डिसीजन है वो हम अप्रूव्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, और इक्विटी शेयर्स होल्डर के पास पूरा राइट है कि अपने डायरेक्टर को इलेक्ट करने का, साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव करने का। अगर डायरेक्टर फेल हो जाता है अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में तो उनके पास इतना भी राइट है, उसे रिप्लेस कर सकते हैं। हर एक इक्विटी शेयर के पास वोट करने का राइट है, और हर एक शेयर होल्डर राइट कर सकता है मीटिंग इन द कंपनी में, और ये भी प्रोपोर्शन कर सकता है कि जो शेयर्स हैं कंपनी के टू ही शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो भी शेयर होल्डर अपना वोट देगा वो बाय प्रॉक्सी भी दे सकता है अगर वो अटेंड नहीं कर रहा मीटिंग। प्रीएम्प्टिव राइट्स, जो भी सेफ गार्ड होगा, मतलब जो इंटरेस्ट है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो एनेबल मेंटेन कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट ओनर ऑफ द कंपनी है। और जो भी उनके पास राइट होता है एग्जिस्टिंग शेयर होगा वो देख सकते हैं कि हमें न्यू इशू शेयर्स कब करने हैं, प्राइस परचेज करने हैं, और कितने शेयर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर को एंटाइटल करने हैं और किस काइंड में करने हैं। अगर वो नंबर ऑफ शेयर्स को ऑलरेडी हेल्ड है, उनके पास हैं, तो वो ऑलरेडी इशूड कर सकते हैं। और जो शेयर होल्डर है उसके पास 2% होता है कंपनी के इक्विटी शेयर्स का, और उसके पास 2% ऑफ द न्यू शेयर्स का, तो उन शेयर्स को हम राइट शेयर्स कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर होते हैं तो लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड होती है अमाउंट ऑफ शेयर्स जो भी उन्होंने परचेज करे हैं। अगर वो ऑलरेडी फुल अमाउंट पेड कर चुका है शेयर्स की तो वो लाइबल नहीं है किसी भी कॉन्ट्रीब्यूशन के एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। जो पोजीशन होती है शेयर होल्डर की वो डिफरेंट होती है ओनर ऑफ द सोल ट्रेड और पार्टनरशिप की, क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और इंसॉल्वेंसी भी होती है, तो उन्हें ज़रूरत पड़ती है एडिशनल कैपिटल लाने के लिए फॉर द पर्सनल यूज़, ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले कंपनीज को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्योंकि उनके पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए उस कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं और अवेलेबल भी करा सकते हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए वो फ्री हैं उन कैपिटल को, जो मैनेजमेंट है वो फ्री है, क्योंकि उस कैपिटल को वो फ्रीली यूटिलाइज कर सकते हैं और वो बाउंड नहीं है उन्हें कि उन्हें देना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। इंक्रीज इन द बोरोइंग ऑफ कैपेसिटी, जो भी इक्विटी कैपिटल है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जो कंपनी के शेयर होल्डर फंड्स होते हैं वो, पर जो लेंडर होते हैं वो नॉर्मली लेंड करते हैं प्रोपोर्शन अमाउंट पे, क्योंकि जो शेयर होल्डर फंड्स होते हैं, जो हायर अमाउंट होती है शेयर होल्डर फंड्स की, वो उन्हें हायर सेफ्टी भी प्रोवाइड देती है उन लेंडर्स को। नॉट बाउंड टू पे एनी डिविडेंड, जो कंपनी है वो लीगली बाउंड नहीं है डिविडेंड पे करने के लिए शेयर होल्डर्स को। जो भी पेमेंट होगी डिविडेंड की वो डिपेंड करती है डिविजिबल प्रॉफिट्स पे और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द डायरेक्टर्स पे। अगर कंपनी रिवेस्ट है तो होल एज इनकम होगी, वरना डिजायर इफ़ इट सो डिज़ायर, अगर वो डिज़ायरेबल है तो ही देंगे। नो नीड टू मॉर्गेज द एसेट, कंपनी को कोई नीड नहीं है एसेट के मोर्टेज करने की टू सिक्योर इक्विटी कैपिटल। अगर कंपनी डिज़ायरेबल फंड्स फाइनेंस रेज कर रही है फ्रॉम द अदर सोर्सेज, वेल एंड गुड। अगर वो ईजिली मोर्टेज कर सकती है अपनी एसेट को तो ही वो करेगी। इन्वेस्टर्स को क्या क्या एडवांटेजेस है, राइट टू कंट्रोल, इक्विटी शेयर्स रियल ओनर होते हैं, उनके पास राइट होता है अपने डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करने का, साथ ही साथ वोट देने का।
अगर प्रॉफिट्स हायर होंगे कंपनी के तो शेयर होल्डर्स को रिवार्ड में उनको हायर डिविडेंड भी देना पड़ेगा। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, अगर जो हमारे पोर्शन है प्रॉफिट्स का अगर वो प्लग बैक होगा बिजनेस में तो इसके रिजल्ट में हमारी जो अर्निंग पावर है कंपनी की वो इंक्रीज होगी और उसके मुताबिक हमारी जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो भी इंक्रीज होगी। बोनस शेयर, अगर इक्विटी शेयर क्लेम करते हैं हमारी रेजिडुअल इनकम ऑफ द कंपनी में तो जो रेजिडुअल इनकम वो डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी फ्रॉम डिविडेंड टू और इनडायरेक्टली हमारे बोनस शेयर्स की फॉर्म में भी होगी। राइट एयर्स, इक्विटी शेयर के पास इतना राइट है कि वो अपने राइट शेयर को कभी भी न्यू इशू शेयर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है उस रेट पे राइट शेयर्स ऑफर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो करंट जो मार्केट प्राइस होगा करंट मार्केट प्राइस होगा उस पर भी वो जनरेट कर सकते हैं, जनरली बिलो कर सकते हैं, उससे कम का भी वो ऑफर कर सकते हैं। ईजी टू सेल, जब कंपैरिजन टू फिक्स प्रपोर्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है इक्विटी शेयर की वो बहुत लिक्विड होती है तो वो शेयर्स को सोल्ड भी कर सकते हैं मार्केट में जब उनको नीडेड हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स कंपनी के लिए, हाई कॉस्ट ऑफ फंड, जो इक्विटी शेयर है वो हाई कॉस्ट होते हैं फॉर द टू रीजन। फर्स्टली उनको कंपेयर करा जाता है इंटरेस्ट डिविडेंड से जो कि कभी भी डिडक्टेड नहीं होते इनकम ऑफ द कंपनी जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और डिविडेंड जो भी हमें पेड करना पड़ता है वो हमारे पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स में से करना पड़ता है। सेकेंडली जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं वो हाई फ्लोटेशन कॉस्ट की टर्म में होता है, वो लाइक अंडरराइटिंग, ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस जो इन कंपैरिजन टू सिक्योरिटीज़ करे जाते हैं। हमारे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पे कोई एडवांटेज नहीं होता क्योंकि कंपनी जब इशू करती है इक्विटी शेयर्स को तो वो ट्रेड ऑन इक्विटी पर ही बेनिफिट करती हैं। फॉर द अवेलिंग बेनिफिट ऑफ द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इट इज़ एसेंशियल कि जो हमने डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं उनका यील्ड फिक्स होना चाहिए लोअर देन अर्निंग रेट ऑफ द कंपनी। मैन्युपुलेशन बाय अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, जब शेयर ऑफ द कंपनी हम परचेज करते हैं सोल्ड करते हैं मार्केट में तो जो शेयर होल्डर्स का ग्रुप है वो कंट्रोल करता है हमारी कंपनी को जब हम परचेज करते हैं शेयर्स को, और वो बल्कि जो कंट्रोल होता है उनके पर्सनल एडवांटेजेस के लिए वो भी तब भी पर्सनल एडवांटेज के लिए वो कंट्रोल भी करते हैं कॉस्ट ऑफ द कंपनी इंटरेस्ट रिस्क को। इन्वेस्टर्स के लिए क्या डिसएडवांटेज है, जो इनरेगुलर डिविडेंड है जो हम डिविडेंड पे करते हैं इक्विटी शेयर्स को वो ना इधर रेगुलर होता और ना ही फिक्स रेट पे होता। अगर इन केस ऑफ लोअर प्रॉफिट तो कंपनी रिड्यूस और सस्पेंड कर देती है हमारी पेमेंट ऑफ डिलीवरी। अगर हमें प्रॉफिट हाई है तो कंपनी लीगली बाउंड नहीं होती डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट करने के लिए, और एंटायर प्लबिंग बैक ऑफ एक्सपेंशन और डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी का भी नहीं हो पाता है। फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर कंपनी के पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो शेयर होल्डर लॉस बियर अप करते हैं जिसकी वजह से जो मार्केट वैल्यू है शेयर्स की वो फॉल मतलब नीचे डाउन चली जाती है। नो रियल कंट्रोल ओवर द कंपनी, जो नंबर ऑफ शेयर्स होल्डर होते हैं मोस्ट ऑफ देम स्कैटर और अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो वो इतने एबल इफेक्टिवली रियल कंट्रोल नहीं कर पाते कंपनी पे। ऑनरशिप डायल्यूशन, जो न्यू शेयर हम इशूड करते हैं पब्लिक को वो डायल्यूटली ऑनरशिप और कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स के अंडर ही करते हैं, और जो कंट्रोल होता है कंपनी का न्यू शेयर होल्डर पे वो चेंज रहता है ताकि जो रियल रीप बेनिफिट है कंपनी के प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस पर वो ही अपीयर हो। लॉस ऑफ लिक्विडेशन, जब लिक्विडेशन आता है तो इक्विटी शेयर को काफ़ी ज़्यादा रिस्क बियर अप करना पड़ता है। जो रियलाइज वैल्यू होती है एसेट की तो फर्स्टली वो क्रेडिटर्स पे क्लेम करते हैं फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को सेटिस्फाई करता है। अगर रिमेनिंग शेयर बचता है तो ही इक्विटी शेयर्स को मिलता है। कई बार क्या होता है शेयर होल्डर लिक्विडेशन के टाइम पे कुछ पाते ही नहीं है, मतलब उन्हें विदाउट बेनिफिट ही उठाना पड़ता है। नाउ प्रेफरेंस शेयर्स एक अनदर सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का, आपको पता ही है नाम से। प्रेफरेंस शेयर नाम से जरूर सबसे पहले इनको ही राइट है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिटर्न ऑफ द कैपिटल। अगर शेयर्स फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड या डिविडेंड पेड होगा तो उन्हें फुल पेमेंट होगा इक्विटी शेयर्स की तरफ से। अगर जब लिक्विडेशन होगी तो प्रेफरेंस शेयर्स को ही सबसे पहले पेमेंट करी जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा। क्लेम ऑन इनकम, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका जो क्लेम ऑफ द कंपनी है वो कंपेयर करा जाता है हमारे कंपेयर टू इक्विटी कैपिटल। जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो मस्ट बी पेड फुल पेमेंट करा जाएगा डिविडेंड बिफोर हम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स को ही देंगे। क्लेम ऑन एसेट, जब लिक्विडेशन आती है तो प्रेफरेंस कैपिटल है वो क्लेम करती है हमारी एसेट्स पर हमारे एज कम्पेयर टू इक्विटी कैपिटल। इन अदर वर्ड जो रीपेमेंट होती है प्रेफरेंस शेयर की वो सबसे पहले पेड रहता है आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर डिबेंचर्स, और इक्विटी शेयर उन्हें पहले ही अमाउंट फुल देते हैं। कंट्रोलिंग पावर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी पर उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता और ना ही अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 वो तभी वोट कर सकते हैं जब वो उनके राइट्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, और वो तभी वोट दे सकते हैं जब उन्हें
डिविडेंड ना मिल रहा हो एक्सटेंडिंग 2 पीरियड से मोर देन के ज़्यादा। फिक्स डिविडेंड, जो डिविडेंड रेट होते हैं वो फिक्स होती है और वो प्री डिटरमाइंड होती है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, जिसको हम ये भी कह सकते हैं फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। और फिक्स्ड इनकम मिलती है हमारे इन्वेस्टर को। जो पेमेंट होगी डिविडेंड की वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, बल्कि नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते इन इंसॉल्वेंसी के लिए। क्यूमुलेटिव डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकता है। मोस्ट प्रेफरेंस शेयर आर क्यूमुलेटिव, जहाँ पे अनपेड प्रेफरेंस शेयर्स को हर एक प्रीवियस ईयर में पेड करा जाएगा इक्विटी शेयर्स के द्वारा। रिडम्पशन, अगर कंपनी चाहे तो इशू कर सकते हैं रिडेमेबल भी इनरिडेमेबल भी। जो रिडेमेबल प्रेफरेंस मतलब फिक्स मेच्योरिटी डेट पे वो उसको रिटायर्ड हो सकता है, और रिडेमेबल वो होते हैं जो फिक्स मेच्योरिटी डेट के बाद भी वो शेयर्स नहीं हो सकते। पार्टिसिपेशन फीचर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग। जो पार्टिसिपेटिंग होंगे वो एंटाइटल करेंगे डिविडेंड इन एडिशन ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में। और जो सरप्लस होगा प्रॉफिट का, और जो लेफ्ट होगा वो पेमेंट होगी हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड को इक्विटी शेयर्स के द्वारा एक स्पेसिफिक रेट पर। जो फॉर्मूला होता है डिटरमाइन करने का एक्स्ट्रा डिविडेंड और टू, वो डिफर करता है कंपनी टू कंपनी पर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं हमारे रेडुअल एसेट्स ऑफ द कंपनी में, अगर कोई लिक्विडेशन हो रहा है तो उस टाइम पर। कन्वर्टेबल, कई प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेबल भी होते नहीं भी होते। जो होल्डर कन्वर्ट करना चाहते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर को, वो फुल्ली और पार्टली पार्ट में कर सकते हैं इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स को एक स्पेसिफिक ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम पे। और जो कन्वर्टेबल फीचर्स होता है यही होता है कि वो मोर अट्रैक्ट करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स को हमारे प्रेफरेंस शेयर्स को और खरीदने के लिए। नाउ एडवांटेजेस क्या है कंपनी के लिए, पॉपुलर अमंग लेस एडवेंचर इन्वेस्टर। जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी एक्वायर करती है कैपिटल को फ्रॉम दोज पर्सन जो रिस्क लेने के लिए प्रेफर लो और फिक्स रिटर्न ऑन दर इन्वेस्टमेंट पाने के लिए रेडी हैं। परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स, जो इक्विटी शेयर होते हैं कंपनी यूज़ कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को जब लिक्विडेशन हो रही है। हम उन्हें रिडीम भी कर सकते हैं अगर रिडीम करना चाहते हैं, और हम आउट ऑफ उन रिडीम करने के बाद हम रिटेन अर्निंग भी ले सकते हैं और प्रोसीड भी कर सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स को। तो कोई सीरियस पेनल्टी नहीं है ऑन डिले ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ना ही मोर्टेज मिलता हमें एसेट पे, कंपनी को कोई नीड नहीं है मोर्टेज देने की जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। कंपनी फ्री है मोर्टेज ऑन एसेट्स के लिए, और सेकंड डिबेंचर सिक्योर्ड है हमारे डिबेंचर्स भी। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जब हमारा रेट ऑफ डिविडेंड पेबल होता है हमारे प्रेफरेंस शेयर को वो फिक्स्ड होता है, तो कंपनी के पास ये बेनिफिट है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी पे वो लीवरेज पा सकते हैं। साथ ही साथ जब वो पेमेंट कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड की एक फिक्स रेट पर, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट रह जाता है इक्विटी शेयर के लिए वो हायर रेट ऑफ डिविडेंड पेड होता है। नो बाउंड टू पे डिविडेंड, जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है प्रेफरेंस शेयर वो फिक्स्ड होता है, तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कंपनी को कि डिविडेंड हर साल ही देना है। कंपनी एडिक्वेट प्रॉफिट होगा तभी देगा, वो डिसाइड कर सकते हैं कि होल प्रॉफिट किस पार्ट में दिया, और प्रेफरेंस शेयर फोर्स नहीं कर सकते कंपनी को कि उन्हें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। इंक्रीज इन बोरोइंग कैपेसिटी, जो प्रेफरेंस शेयर है वो कंसिडर कर सकते हैं नेटवर्थ और शेयर होल्डर, ताकि जिनकी जो क्रेडिट वर्थ है वो इंक्रीज हो जाए। कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता उनका मैनेजमेंट का, ना ही उनके पास वोटिंग राइट होता। अगर उन्हें डिविडेंड अपीयर नहीं मिला तो ही वो इंटरफेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट पे और कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इक्विटी शेयर पे, अगर ऐसा कोई प्रिजर्व है तो। फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रेफरेंस शेयर फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, क्योंकि दे आर रीपेड, अगर कंपनी इस पोजीशन में है कि उनके पास सरप्लस फंड है तो। एडवांटेजेस, फिक्स रेट ऑफ इनकम, उनके पास रेगुलर फिक्स्ड इनकम होती है इन्वेस्टर्स के बाद। प्रायर क्लेम ओवर इनकम एंड एसेट ऑफ द कंपनी, जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो क्लेम कर सकते हैं कंपनी इनकम पर और प्रेफरेंस डिविडेंड शेयर होल्डर पर। और जो पेमेंट होगी डिविडेंड की इक्विटी कैपिटल में से ही होगी। अगर लिक्विडेशन हो रही है उस इवेंट पर, जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होगी वो पेड होगी, और जो अमाउंट होगी बिफोर अमाउंट एनी इक्विटी शेयर होल्डर को देने से पहले हम प्रेफरेंस शेयर को देंगे, आफ्टर हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। ठीक है। वोटिंग राइट्स, जो प्रेफरेंस उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, उनका कोई भी मैटर डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते राइट को। अगर उनके पास तभी राइट है जब उन्हें स्पेसिफिक पीरियड के लिए डिविडेंड ना मिला हो। बेनिफिट ऑफ कन्वर्ट, वो प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर वो कन्वर्ट करेंगे शेयर में तो वो इक्विटी शेयर्स भी माने जाएंगे और डिबेंचर्स भी। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन सरप्लस, जो प्रेफरेंस शेयर है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिल सकता है अगर कंपनी सरप्लस और प्रॉफिट अर्न कर रही है तो। डिसएडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सबसे पहले कंपनी को हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो ये कॉस्टली फाइनेंस कंपेयर कर देता है डिबेंचर से, कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है वो डिडक्ट नहीं होता एक्सपेंसेस से फ्रॉम द प्रॉफिट, बट जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट डिडक्टेबल होता है एक्सपेंसेस से। जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो प्रेफरेंस शेयर्स ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाते हैं फाइनेंशियल बाय द वे ऑफ डेप्थ। परमानेंट बर्डन ऑफ डिविडेंड, जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो परमानेंट बर्डन होता है कंपनी का, क्योंकि उन्हें पेड करना ही पड़ता है और फिक्स रेट ही देना पड़ता है। कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती कि डिविडेंड पे करना, बट उन्हें पे करना पड़ता है क्यूमुलेटिव नेचर में भी। जो नॉन पेमेंट डिविडेंड
प्रेफरेंस है वो इफेक्टली करता है हमारी इमेज ऑफ द कंपनी को। और साथ ही साथ जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर वो अगर वो डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो जो एरियर्स होंगे प्रेफरेंस डिविडेंड वो हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे। हार्मफुल इन केस ऑफ लो अर्निंग, अगर कंपनी आफ्टर टैक्स अर्निंग अगर लेस रहती है, डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो कंपनी को बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी में से रिटर्न्स देना ही पड़ेगा। और जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका बेनिफिट रेट ऑफ रिटर्न्स कम हो जाएगा। फियर ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर हमें डर है कि हम शेयर जो कंट्रोल है वो हमारा कम हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर से, जो नॉन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए रोक दिए जाए। डिसएडवांटेज टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, नो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर रेट ऑफ प्रेफरेंस फिक्स है तो उनके पास ये पावर नहीं है कि कंपनी को फोर्स करे डिविडेंड पे करने के लिए। डायरेक्टर पोस्टपोन भी कर सकता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर उसके पास एडिक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है तो। प्रेफरेंस शेयर के बाद कोई राइट नहीं होता इलेक्शंस में वोट करने का, ना ही अपना डायरेक्टर स्टेक करने का, ना ही जर्नल मैटर ऑफ द कंपनी में। वो तभी सिर्फ और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके पास कोई राइट नहीं होता पार्टिसिपेट करने का इन इंक्रीज अर्निंग। प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ और एक फिक्स डिविडेंड मिलेगा, उनके पास कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। अगर अर्निंग इंक्रीज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स होते हैं कंपनी को, तो उनको नहीं मिलेंगे। नो सर्टेनिटी ऑफ रिडम्पशन, जो भी प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिटायर्ड हो सकते हैं ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, पर कोई सीरियस पेनल्टी नहीं मिलेगी ऑन द जब वो रिडीम हो जाएंगे ड्यू डेट पर। नाउ प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, इसमें क्या, अगर कंपनी रेज करना चाहती है फाइनेंस को फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लाइक शेयर्स डिवेंचर, तो कंपनी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो जनरेट कर सकती है फाइनेंस फ्रॉम इंटरनल सोर्स, जिनको हम रिटेन अर्निंग और प्लगिंग बैक ऑफ शेयर करते हैं। जब कंपनी अपना सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती डिविडेंड को, तो वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं उस बिजनेस को एज अ प्लगिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट और रिटेंशन ऑफ अर्निंग। इस मेथड को हम सेल्फ फाइनेंसिंग और इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। मतलब कि जो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है उसका मीन्स है उसको ट्रांसफर कर देना एज अ पार्ट आफ्टर टैक्स ऑफ प्रॉफिट या फिर रिजर्व और इन सबको छोड़ के हम उस रिटेन अर्निंग को यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। एडवांटेजेस क्या है, इकोनॉमिकल मेथड है बहुत ही ज़्यादा। अ क्वेश्चन टू ऑब्जर्व द शॉक ऑफ द बिजनेस, एक लार्ज रिजर्व होते हैं वो इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं हमारी ट्रेड साइकिल को और साथ साथ हमारी अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट को। हेल्पफुल है इन फ्लोइंग अ बैलेंस डिविडेंड पॉलिसी, एक कंपनी फॉलो कर सकती है पॉलिसी ऑफ प्लेइंग रेगुलर और बैलेंस डिविडेंड का। हम रिटेन अर्निंग को डिविडेंड की पेमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं तो। कंपनी के लिए हेल्पफुल हो जाता है सेल्फ डिपेंडेंट होना, अगर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स अगर कंपनी को सेल्फ डिपेंडेंट बना रहे हैं तो वो डिपेंडेंट नहीं है कि हमें बैंक फाइनेंशियल डिवेंचर्स का सोर्स लाना पड़े। इंक्रीज इन द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी आउटसाइड के सोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती तो उनको अपनी क्रेडिट वर्थिनेस इंक्रीज करने के लिए वो प्लगिंग बैक ऑफ शेयर्स का यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट्स का सॉरी। हेल्पफुल इन रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अगर कंपनी के पास से रीपेमेंट करनी है उसको लॉन्ग टर्म लोन्स के डिवेंचर की, तो वो कंपनी का बर्डन ऑफ फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, मिस यूज़ ऑफ रिटेन अर्निंग, कई बार क्या होता है हम इतना नेसेसरी मैनेजमेंट नहीं कर पाते ऑलवेज, तो रिटेन अर्निंग का एडवांटेज हमारे शेयर होल्डर्स को मिलना ही चाहिए। जो हमारे अनप्रॉफिटेबल फंड्स हैं उनको इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो हमारे इन्वेस्ट हैं वो सेम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, जिसकी ब्रिंगिंग लिटिल गेन हमारे शेयर होल्डर्स को होनी चाहिए। कई बार रिटेन अर्निंग का हम यूज़ करते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर के लिए, जिसका रिजल्ट हमें ओवर कैपिटलाइजेशन हो सकता है क्योंकि हमें हमारा जो विदाउट इंक्रीजिंग इन इट्स अर्निंग कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से। क्रिएशन ऑफ मोनोपोलीज, कॉन्टीन्यूस प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का ओवर लॉन्ग टाइम तक कंपनी की ग्रोथ के लिए मोनोपोली क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अगर ये मोर लाइकली अगर होंगे तो कंपनी को डिफ़िकल्टी होगी कि फाइनेंस को रेज करना फ्रॉम द मार्केट, और वो कंटिन्यूसली अगर ग्रो करेगी तो रिटेन अर्निंग जो एग्जिस्टेंस है उसकी ख़त्म हो जाएगी। मैनिपुलेशन इन वैल्यू ऑफ शेयर, जो प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स हैं वो मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ हमारे मैनिपुलेट करते हैं हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर को। जो नाम है प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट वो लोअर डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं और साथ ही साथ जो शेयर वैल्यू है वो कम हो जाती है, तो वो परचेज कर सकते हैं हमारे रिड्यूस प्राइसेस को। बट अगर रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीज होगा तो आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो हमें हमारे शेयर्स को सेल करना पड़ सकता है एट अ प्रॉफिट। हमारे शेयर होल्डर डिससेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि जो एक्सेसिव है वो डिससेटिस्फाइड क्रिएट करता है अमंग द शेयर होल्डर, क्योंकि जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो लो हो जाता है
होता है एज रिलेशन टू अर्निंग ऑफ द कंपनी। हिंड्रेंस ऑफ इन द फ्री फ्लो ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर Pageant, excessive plugging back entails social waste because money is not made available to those who can use it to the best advantage of the community but it retains by those who have earned it। जिन्होंने अर्न की है उन्हें तो मिलना ही चाहिए, उन्हें रिटर्न मिलना चाहिए, यह ना कि ये कि खुद के बेनिफिट की वजह से आप उसको उन्हें देना छोड़ दो। ठीक है। नाउ डिबेंचर्स, देखिए डिबेंचर्स क्या है। डिबेंचर आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर जाते हैं कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए, और वो एज ए लोन भी रिप्रेजेंटेड कर जाते हैं जिसको हम डेप्थ कैपिटल बोलते हैं। डिबेंचर एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कंपनी के ताकि एक सील एक्नॉलेजमेंट हो हमारे होल्डर्स को। एक यूएसए में तो डिफरेंस बना हुआ है डिबेंचर्स का और बॉन्ड्स का। जो टर्म बॉन्ड्स है वो रेफर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जो सिक्योर्ड होता है ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी, बट एक डिबेंचर एक अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। बट इंडिया में ऐसा कोई डिसीजन नहीं है, ये दोनों सिनोनियम्स है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 द कंपनीज एक्ट, द टर्म डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी विद कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। ठीक है। नाउ सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स मैच्योरिटी। डिबेंचर हमें उनकी ड्यू पर रीपेमेंट करनी होती है एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जिसको हम डेट ऑफ मैच्योरिटी बोलते हैं। कंपनी को पे बैक अमाउंट करनी पड़ती है डिबेंचर की ऑन द डेट, जहाँ पे अगर डिबेंचर होल्डर फोर्स कर रहे हैं वाइंडिंग ऑफ द कंपनी तो एज क्रिएटर ही फोर्स कर सकते हैं। और कंपनी को जो उन्होंने इशू करे हैं इरेबल डिबेंचर उनको भी उनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। मतलब जो डिबेंचर्स होते हैं उनके पास कोई टाइम नहीं होता, वो कंपनी को कभी भी मनी बैक कर सकते हैं। और जब कंपनी पे करती है उनको तो वो अपनी मर्जी से करती है, तो इन डिबेंचर को हम इमिडिएटली पेबल कह सकते हैं। और जब कंपनी वाउंड आउट करती है तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट होता है उन पेमेंट का इंटरेस्ट का, तो जो रेयरली यूज होता है हमारे इंडिया में। क्लेम ऑन इन्वेस्ट इनकम, जो डिबेंचर होते हैं वो हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलते हैं और साथ ही साथ कंपनी के पास लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि उन्हें पे करना ही पड़ेगा, लेवल ऑफ द अर्निंग होती है। जब कंपनी पे करती है इंटरेस्ट, उसके पास अगर अर्निंग ना हो या फिर लॉस हो तो इस डिफॉल्ट में पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या डिबेंचर अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में। और जब वाइंडिंग अप हो रही हो कंपनी की, अनदर एक्सपेक्ट क्या है कि जो प्रेफरेंस शेयर होता है वो भी इनकम होती है कंपनी की। जो प्रेफरेंस और शेयर है वो पेमेंट उन्हें डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर जब तक डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट नहीं होगी तो उन्हें भी डिविडेंड नहीं मिल सकता। क्लेम ऑन एसेट, कई बार डिबेंचर सिक्योर्ड भी होते हैं अनसिक्योर्ड भी होते हैं। जो सिक्योर्ड होते हैं वो फिक्स और फ्लोटिंग चार्ज पर ओवर दी एसेट ऑफ दी होते हैं, और जो फिक्स होते हैं उन्हें स्पेसिफिक एसेट मिलती है कंपनी की और वो उसको सेल नहीं कर सकते ना ही ट्रांसफ़र कर सकते। पर लिक्विडेशन के टाइम पे जो सिक्योर्ड डिबेंचर है उनके पास एक फिक्स चार्ज होता है सारे सेटलमेंट करने का जब वो एसेट्स को सेल कर देते हैं। अंडर द फ्लोटिंग चार्ज, जब कंपनी सेल करती है ट्रांजैक्ट करती है एसेट ऑफ द कंपनी को लिक्विडेशन के टाइम पे, तो डिबेंचर होल्डर को पेड करनी पड़ती है आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। बट जो पेइंग होगी वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स की होगी, उनसे पहले होगी। ऑन द अदर हैंड अगर फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज नहीं है तो डिबेंचर को हम अनसिक्योर्ड मानेंगे और जो क्लेम रैंक है वो अदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पर ही जाएगा। ठीक है। कंट्रोलिंग पावर, जो डिबेंचर होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी के और वो ओनर नहीं होते, तो उनके पास कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं होती, ना ही उन पास राइट होता कि इलेक्ट करे या फिर वोट करे अदर मैटर्स में। जो अगर कोई इवेंट हो उन्हें इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं मिला एज टर्म तो इशू, तो वो कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी पे। बायबैक प्रोविजन, जो टर्म डिबेंचर है वो यूजुअली एक कंटेन करती है बायबैक प्रोविजन जो कंपनी से अनेबल करती है डिबेंचर्स को बायबैक करना एक स्पेसिफिक पीरियड पे बिफोर मैच्योरिटी। बायबैक का प्राइस मोर देन भी हो सकता है पर वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, पर जनरली 5% हाइयर वैल्यू मानी जाती है इंडिया में। ठीक है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर, कंपनी के लिए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है क्योंकि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है वो लोअर होता है रेट ऑफ डिविडेंड से शेयर होल्डर से, और जो इंटरेस्ट और वो टैक्स का डिडक्ट करने बाद एक्सपेंसेस, तब डिविडेंड से जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तब डिविडेंड डिडक्ट नहीं करते। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फॉर अ फिक्स पीरियड, जब डिवेंचर प्रोवाइड करता है हमें फाइनेंस एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए तो कंपनी अप्रोप्रिएटली एडजस्ट कर लेते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लान्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जब हमारे डिबेंचर हम मिक्सिंग डिबेंचर होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में तो कंपनी फॉलो करते हैं उन सारी पॉलिसीज़ को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अगर हमारे रिटर्न्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को अवेलेबल होंगे। डिबेंचर होल्डर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं रहता, ना ही वोटिंग राइट में, ना ही वो मैनेजमेंट
कंपनी के मैनेजमेंट में इंटरफेयर कर सकते हैं। जो डिबेंचर्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी में, क्योंकि वो इशूड भी, क्योंकि उन्होंने इशू करा है, जब हमें जरूरत पड़ी है वो रिडीम भी कर सकते हैं अगर कंपनी के पास सरप्लस फंड है तो। जो अगर जब डिप्रेशन आता है तो पब्लिक हेजिटेट करते हैं इन्वेस्ट करने में शेयर्स को, बट कंपनी इतनी एबल होती है कि वो फंड्स को रेज करना चाहते हैं बाय इशूइंग डिबेंचर्स। तो जो सर्टेनिटी ऑफ इनकम की है और इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ओवर कैपिटलाइजेशन हम रेडिमाई कर सकते हैं बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हमारे इन्वेस्टर्स को क्या क्या बेनिफिट्स हैं? जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिसीव होता है हमारे डिबेंचर को, चाहे कंपनी को अर्निंग हो चाहे लॉस हो। जो डिबेंचर्स होते हैं वो सिक्योर होते हैं ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। अगर लिक्विडेशन होती है तो उन्हें पूरी अमाउंट ही मिलेगी, और जो पेमेंट होती है कोई भी एनी पेमेंट होती है वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स को ही होती है। जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे तो वो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे ही होंगे। जो हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर है, रेप्यूटेड कंपनी है, वो इजीली ट्रेडेड है इन द स्टॉक ऑफ टाइम पे। जब इन्वेस्टमेंट हो रही है डिबेंचर में तो लिक्विड इन्वेस्टमेंट ही होगी। जब डिवेंचर हम कन्वर्ट करना चाहें शेयर्स में कर सकते हैं, उनके पास फिक्स इंटरेस्ट है टिल कन्वर्जन, बट वो पार्ट भी ले सकते हैं कंपनी में एज अ शेयर होल्डर। नाउ डिवेंचर्स के लिए डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवेंचर फॉर द कंपनी क्या है? लीगल ऑब्लिगेशन होती है, उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलेगा चाहे रिस्क एलिमेंट हो या कंपनी में। उन्हें जो पेमेंट है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वो एक लीगल ऑब्लिगेशन है। कंपनी चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, उन्हें डिबेंचर फाइनेंस मिलेगा ही और पेमेंट मिलेगी, चाहे कंपनी को उन्हें फोर्स करना पड़े। जो एसेट है कंपनी की वो मोर्टेज होगी क्योंकि जो कंपनी है वो रिस्ट्रिक्ट है, उसे लोन्स देना है अगेंस्ट सिक्योरिटी, तो वो ऑलरेडी मोर्टेज कर सकते हैं डिबेंचर होल्डर को। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब एक वन ऑफ द लिमिटेशन यही है डिबेंचर फाइनेंस की कि जो कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो टाइम अगेन एंड अगेन तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और जो रिस्क होता है लेंडर्स का वो बढ़ता ही रहता है। कैश का आउटफ्लो होता है क्योंकि एक टेम्परेरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, तो जो रिडीम करते हैं वो डेट ऑफ मेच्योरिटी पे सम टाइम पे जो कैश फ्लो का आउटफ्लो है वो फ्रॉम द कंपनी ही होता है। कंडीशन ऑन डिवेंचर ट्रस्ट डेट, जब एट द टाइम जब हम डिवेंचर्स इशू करते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस लग जाती हैं जब प्लेस्ड होते हैं डिवेंचर्स ट्रस्ट पे, तो हमें मैनेजरल फ्रीडम नहीं मिल पाती है। डिवेंचर होल्डर्स के पास क्या है कि उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ना ही वो फ्लक्चुएट कर सकते डिवेंचर के प्राइजेस को जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा है, ना ही एक्सट्रीम डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है जब उनके पास रेगुलरली पेमेंट ना हो इंटरेस्ट के, ना ही प्रिंसिपल अमाउंट हो। पर डिफिकल्टी और ये भी है कि वो फोर्स नहीं कर सकते, बट वो उन्हें डिफिकल्टी जब लिक्विडेशन हो रहा है तो वो कंपनी को फोर्स करना डिफिकल्टी होती है, कंपनी को फोर्स करना पेमेंट को देने के लिए। नाउ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देखिए बहुत सारे नाम दिए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, IBD, ICC, मतलब आपने बहुत सारी देखे होंगे, इन सारे से हम लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक है मैच्योरिटी पीरियड होता है टर्म का फाइनेंस जो 6 to 10 ईयर्स होता है। डायरेक्ट नेगोशिएशन, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इन लोन्स पर डायरेक्टली नेगोशिएट, चाहे ब्रोवर हो चाहे वो लोन प्रोवाइड कर रहे हो। सिक्योरिटी देनी पड़ती है इनके अगेंस्ट, चाहे वो आप एसेट्स की फॉर्म में दे, चाहे प्राइमरी सिक्योरिटी दे, चाहे प्रेजेंट दे, चाहे फ्यूचर इमूवेबल एसेट दे, पर आपको सेकेंडरी सिक्योरिटी देनी ही पड़ती है। रिस्ट्रिक्टिव कॉन्वेंट्स क्या है? जब हम प्रोटेक्ट करते हैं अपने इंटरेस्ट को तो जो फाइनल इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज कर देते हैं जिनको हम कन्वेंटेंट कहते हैं। जो कन्वेंटेंट होती है वो एक मेंटेन होते हैं, मिनिमम करंट रेशो होती हैं चार्ज ऑन एसेट, ताकि हम फिक्स एसेट्स को सेल ना कर सकते लेंडर की अप्रूवल के बिना। पर जब हमारी डेप्थ इक्विटी रेशो रिड्यूस होती है तो हमें एडिशनल शेयर्स को इशू करना पड़ता है, तो वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेल्स, पर्क्स देना, तो वो इंक्लूड कर सकता है नॉमिनी डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सेफ गार्ड ले सकते हैं हमारे इंटरेस्ट के लिए। कन्वर्टेबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी ऑप्ट कर सकते हैं कि वो लोन को कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में फॉर द कंपनी। रीपेमेंट ऑफ शेड्यूल, कई बार कुछ ऐसे लोन होते हैं जिसकी रीपेड अकॉर्डिंग टू प्रीडेफिनिट शेड्यूल करनी पड़ती है, और अगर हम रीपेमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल की तो वो इक्वल इंस्टॉलेशन में कर सकते हैं, और जो पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की वो हमें आउटस्टैंडिंग लोन की हमें करनी ही पड़ेगी पेमेंट। जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं इन सारे लोन के, यही है कि जो एडिशनल डिसएडवांटेज कि फ्रॉम बोवर है, लोन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं,
और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन लग जाती हैं, हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं होती है, हमें नॉमिनी भी अपॉइंट करना पड़ता है अपनी बोरोड कंपनी के लिए और हमारे पास फ्रीडम इतनी नहीं हो पाती। तो यही इसके एडवांटेजेस हैं और यही इसके डिसएडवांटेजेस हैं। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ओनर ऑफ द एसेट और यूज ऑफ द एसेट पे। जो ओनर होता है एसेट का वो लेसर होता है और जो यूज कर रहा है वो लेसी होता है। अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट जो ओनर होता है वो सरेंडर कर सकता है राइट टू यूज द एसेट ऑफ द अनदर पार्टी ऑन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम और एग्रीड कंसेशन, उसको हम लीजर रेंटल कहते हैं। जो लेसी है वो पे करेगा फिक्स रेंट टू द लेसर को जब बिगिनिंग में या फिर एंड ऑफ द मंथ या क्वार्टरली जब उसके कॉन्ट्रैक्ट पे होगा। वो एसेट को रिवर्ट बैक भी कर सकता है जब वो, क्योंकि लीगल ऑनर वही माना जाता है। जो लेसर होता है वो नॉट द लीज होता, मतलब वो लेसी नहीं होता है, बट वो उसने किराए पे दे रखे, जैसे कि मैंने एक ज़मीन खरीद ली बट आप उसको यूज़ कर रहे हो तो मैं लेसर हो गई और आप लेसी हो गए। एडवांटेजेस क्या है देखिए। एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है? जो लीसिंग फैसिलिटी होता है वो एसेट्स को यूज़ करना होता है विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट, बट जो फाइनेंशियल रिसोर्स होता है बिजनेस के वो प्रिजर्व रहते हैं फॉर अ पर्पस। सिंप्लिसिटी, अगर हमें बैंक से बोरोवर करना है फाइनेंस तो इन टाइम कंज्यूम होता है और बहुत सारे कम प्रोसीजर भी होते हैं, पर लीज कॉन्ट्रैक्ट सिंपल है, नेगोशिएट है और फ्रीडम से भरा है। फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग कन्वेंट, लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है कि हमारे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगती है और बोरोवर से कोई हमें कन्वर्जन नहीं कराना पड़ता, रीपेमेंट नहीं करनी होती। फ्लेक्सिबिलिटी इन फिक्सिंग द रेंटल, जो लेस रेंटल होता है वो फिक्स्ड होता है, वो एबल होता है पे करने के लिए, कैश फ्लो होता है, जनरेट होता है बिजनेस में। अगर फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है फॉर दिस लोन तो जो लोन की रीपेमेंट होगी वो इंस्टॉलेशन में हो सकते हैं, उसके पास हैवी बर्डन नहीं होगा और जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली में वो कैश फ्लो में ही होता है। सेफ्टी फ्रॉम द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है, जो लेसर है वो एक ओनर होता है लीज एसेट का, लीज एसेट का बियर कर सकता है रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस का, बट जो लेसी है वो फ्री है कैंसिल द रिस्क क्योंकि उसके पास कोई चेंज इन टेक्नोलॉजी में हुए तो। बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस, लेसी के पास बेनिफिट ऑफ मेंटेनेंस होता है क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है लेसर को। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर है जो लीज आउट कर रहा है, हमारे कंप्यूटर प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज के, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारी डेप्ट इक्विटी रेशो पर क्योंकि लीज एक ऐसे कंसिडर करता है कि हिडन फॉर्म ऑफ डेप्थ होता है, बिकॉज नाइदर लीज एसेट और ना ही लीज लायबिलिटी वो डिपेंड नहीं करती हमारी बैलेंस शीट पर और ना ही अफेक्ट करती हमारी डेप्थ रेजिंग कैपेसिटी ऑफ द एंड फॉर्म को। टैक्स बेनिफिट, जो लीज रेंटल है वो एडजस्ट कर सकता है क्योंकि जो लेसी है वो रिड्यूस कर सकता है हमारी टैक्स लायबिलिटी को। एडवांटेजेस क्या है लेसर के लिए? फुली सिक्योर्ड है क्योंकि वो ओनर है लीज एसेट का और वो पोजीशन ले सकता है एसेट की, चाहे वो इन केस होता है लेसी अगर उसका डिफॉल्ट है तो। टैक्स बेनिफिट, जो लेसर है वो एंटाइटल कर सकता है डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज अकाउंट को और वो अपने टैक्स को रिड्यूस कर सकता है। हाई प्रॉफिटेबिलिटी, जो लीजिंग बिजनेस है वो हाई प्रॉफिटेबिलिटी का क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मोर देन जो लेसर पे कर रहा है इसकी बोरोइंग से। लिमिटेशन ऑफ लीजिंग कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्योंकि जो रेंटल इंक्लूड होगा वो प्रॉफिट मार्जिन से इंक्लूड होगा लेसर के और साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ रिस्क का ऑप्शन है वो भी इंक्लूडेड होता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एसेट, जो लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो यूजली इम्पोज कर जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ एसेट पे क्योंकि रिक्वायर्ड होता है कंपल्सरी इंश्योरेंस, जो लेसी है वो फ्री नहीं है ऑल्टरेशन करने के लिए ऑन द लीज एसेट। डिफॉल्ट के काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं क्योंकि लेसी ओनर नहीं है लीज एसेट का बट वो टेक कर रहा है और द पोजीशन ऑफ द सेम, बट वो पेमेंट करेगा लीज रेंटल उस जगह की जहाँ पे वो काम कर रहा है। एक्सेसिव पेनल्टीज, जो लीज है वो उसको बहुत सारी पेनल्टीज पे करनी पड़ती है क्योंकि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द लेसी पीरियड। नो एंटाइटल टू टैक्स बेनिफिट, जो भी लेसेस है वो एंटाइटल नहीं करता टैक्स बेनिफिट लाइक डेप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस क्योंकि वो ओनर नहीं है उस एसेट का। ठीक है, हम जो हमारी सेल्फ फाइनेंसिंग है उसको हम प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं, वो आया भी था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस का लॉन्ग टर्म वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आपका मीडियम और शॉर्ट टर्म का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे और ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो गया, आई थिंक 35 मिनट्स प्लस हो गया, बट आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर को 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करना, मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ। सो बी प्रिपेयर ऑन योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल फॉर योर एग्जाम अपकमिंग एग्जाम्स। एंड कोई भी डाउट हो तो आप ईमेल पर या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर लेना और अपनी तैयारी टाइम पर रखो। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।